नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण अर्थात न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम उत्तर लेखन शैली विकास कार्यक्रम के तहत 15, 50 और 100 शब्दों में विश्व भूगोल के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्लेन एरिया, या इसी को हम हिंदी में कहते हैं मैदानी क्षेत्र से आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उसका व्यापक विश्लेषण करने का प्रयास यहां पर करेंगे। कुल मिलाकर आज हमारा टॉपिक जो है वो मैदान है। सबसे पहले हमने क्लास ली थी पठार, नंबर 2 पर्वत, और आज मैदान क्या होते हैं और मैदानों से किस प्रकार आपके आरएस मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो तमाम चीजों का विश्लेषण करने का प्रयास आज हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 5 से 7 मिनट की इस क्लास में थोड़ा सा आपको डिफाइन करूंगा कि मैदान क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, धरातल पर पाई जाने वाली जितनी भी स्थलाकृतियां हैं, पठार, पर्वत, मैदान, नदी, झील में मैदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैदान ही वो क्षेत्र है जहां पर तमाम प्रकार की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज चल रही है। मैदान ही वो क्षेत्र है जहां पर यातायात का सबसे ज्यादा प्रबंधन होता है। मैदान ही वो क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या बसी हुई है। मैदान ही वो क्षेत्र है जहां की मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है और वो कई चीजों में काम आती है। मैदान ही वो क्षेत्र है जो सबसे अधिक आवासीय क्षेत्र माना जाता है। इसलिए मैदान आपके पढ़ने के दृष्टिकोण से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धरातल का जितना पार्ट है उस धरातल के 55% पार्ट पर आप लोग ध्यान रखना, धरातल के 55% पार्ट पर मैदान है। संसार के अधिकांश मैदान नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से बने हैं, जिसको हम कहते हैं एलुवियल, जिसको हम कहते हैं अवसाद, सेडिमेंट्स। जितने मैदान बने हैं वो पर्वतों से, पठारों से जो नदियां निकल के आ रही है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, उसी सेडिमेंट्स से मैदानों का निर्माण होता है। और ध्यान रखना, मैदानों के निर्माण में नदियों के अलावा कुछ निर्माण वायु, ज्वालामुखी, हिमानी के द्वारा भी होता है, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखना, अत्यंत मंद ढाल और लगभग सपाट लहरिया भूमि को निम्न भूमि या मैदान कहा जाता है। आप देख सकते हो कितना सपाट एरिया है और कितना सुंदर क्षेत्र ये दिखाई दे रहा है। तो जितने भी मैदान हैं उसकी पहली विशेषता होगी कि समतल, सपाट और समुद्र से इनकी ऊंचाई जो है लगभग 150 से 200 मीटर होती है। और मैदानी वो क्षेत्र है जहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सबसे अधिक की जाती है। तो सबसे पहले हमने मैदान का एक सामान्य परिचय समझने का प्रयास किया। उसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, मैदानों का वर्गीकरण जो है वो बेसिकली हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। बनावट के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण 3 आधार पर कर सकते हैं। नंबर 1, संरचनात्मक मैदान। पहला जो प्रकार होगा उसको हम कहेंगे संरचनात्मक मैदान। आप कहोगे कि महाद्वीपीय निम्नगन तट के उत्थान अथवा भूमि के नीचे धंसने से बने मैदानों को संरचनात्मक मैदान कहते हैं। दूसरा, नदियों के अप्रदन से, वायु द्वारा अप्रदन से बने मैदानों को अप्रदन द्वारा बने मैदान कहते हैं। और एक होता है निक्षेपण से बने मैदान। जितने भी डेल्टाई क्षेत्र में मैदान बने हैं वो आपके इस पार्ट में आएंगे, उसको भी हम देखने का प्रयास यहां पर करेंगे। ये मैंने कुछ फोटोज भी आपको दी है कि जैसे अप्रदन द्वारा मैदान कैसे बनते हैं, उसका एक पूरा प्रोसीडिंग यहां पर समझाया गया है, उसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपसे पूछे कि अप्रदन द्वारा मैदान कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक पृथ्वी के धरातल के बाहर एक प्रक्रिया होती है। ये अर्थ है, अर्थ के बाहर जो है, जैसे ये वाला प्रोसेस, इसको हम कहेंगे बाह्य कारक। और बाह्य कारक में एक सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है जिसको हम कहते हैं अनाच्छादन, डेनुडेशन। अनाच्छादन की एक प्रक्रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया यहां पर मानी जाएगी, अनाच्छादन। उसी अनाच्छादन के तहत 2 क्रियाएं होती है। इसको हम एक को कहते हैं अपक्षय और दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है अप्रदन। तो अपक्षय और अप्रदन 2 इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स है। अपक्षय के अंदर कोई भी चट्टान अपनी जगह पर विखंडित होती है। जैसे मान लीजिए कुछ चट्टान है और ये चट्टान किसी भी कारण से अपने स्थान पर विखंडित होती है, तो इसका जो विखंडित पदार्थ है, ये विखंडित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है
तो ध्यान रखना उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हम अप्रदन कहते हैं। और अप्रदन की प्रक्रिया कई कारणों से होती है, जैसे नदियों के द्वारा अप्रदन, वायु के द्वारा अप्रदन, और उससे मैदान का निर्माण होता है। इस प्रकार के बने मैदान को अप्रदन द्वारा बने मैदान कहते हैं। जैसे उत्तरी कनाडा में और पश्चिमी साइबेरिया के मैदान जो है वो अप्रदन द्वारा बने मैदानों का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक आप आएगा निक्षेपण के द्वारा बने मैदान। तो दोस्तों यहां पर निक्षेपण से बने मैदान किसे कहते हैं, उसको भी हम अपनी इस क्लास के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास यहां पर करेंगे कि ऐसे मैदानों का निर्माण, कौन से वे मैदान जो निक्षेपण से बने, ऐसे मैदानों का निर्माण नदी, हिमानी, पवन आदि तथा संतुलन के कारकों द्वारा ढोए गए अवसाद से, झील या समुद्र से गतों के भरने से होता है। जैसे कोई बड़ा, जैसे आप देखोगे कि जो बांग्लादेश का जो क्षेत्र है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से बना हुआ है, तो वो पार्ट आपका पूरा का पूरा उसके अंदर आएगा। उसको भी हम देखने, ऐसे मैदानों का निर्माण उसको भी हम देखने। तो सिंधु गंगा का मैदान, उत्तरी चीन का हुआंगो मैदान, ये निक्षेपण से बने मैदानों का एग्जाम्पल माना जाएगा। एक हिमानीकृत मैदान और संरचनात्मक मैदान भी है, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अब आप देखिए, आपसे पूछे कि मैदानों का आर्थिक महत्व क्या है, तो ध्यान रखना मैदानी वो क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, और जहां पर सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होगी वहां पर एग्रीकल्चर सबसे संपन्न होगा। इसलिए संसार का अन्न भंडार, ध्यान रखना, आपसे पूछे कि संसार का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, संसार का अन्न भंडार मैदानों को कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको यहां देखना, संसार का अन्न भंडार मैदानों को कहा जाता है। फिर उसके बाद में उद्योगों का विकास, जितने भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है वो समतल, उपजाऊ और सिंचाई सुविधाओं के कारण मैदानों में कृषि प्रधान होने के साथ साथ जितने भी उद्योगों का डेवलपमेंट हुआ है वो तमाम इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट भी मैदानों के क्षेत्र में हुआ। इसलिए अधिक जनसंख्या के कारण कृषि और उद्योग सस्ते क्षेत्र में यहां पर मिल जाते हैं। यातायात की सुविधा, ध्यान रखना दोस्तों, मैदानों का तल समतल होने के कारण यहां आवागमन के साधन जैसे रेल मार्ग, सड़क, हवाई अड्डे को बनाना अत्यंत आसान होता है, सुविधाजनक होता है। इसलिए दुनिया के अधिकांश यातायात की जो फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो बेसिकली मैदानी क्षेत्र में आपको ज्यादा दिखाई देगा। एक आप देख सकते हो सभ्यताओं का केंद्र, और यह आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि मैदान की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशंस पनपी है, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो तमाम सभ्यताएं जो है वो बेसिकली मैदानी क्षेत्र में पनपी है, किसी नदी घाटी में पनपी है। जैसे आप देखोगे अभी लेटेस्ट जो है मैंने जो पिक्चर ली है ये बेसिकली धोलावीरा की है। कहते हैं कि धोलावीरा, जिसको अभी लेटेस्ट यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, धोलावीरा एक मैदानी क्षेत्र में पनपा सभ्यता का केंद्र था। नगरों की सभ्यता, आप देखिए दुनिया में जितने महत्वपूर्ण नगर हैं, वो चाहे दिल्ली हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे रोम हो, कानपुर हो, रंगून हो, वाशिंगटन हो, वो तमाम जो मैदान, जो ये सिटी हैं, वो बेसिकली नगर जो है वो मैदानी क्षेत्र में बसे हुए हैं, क्योंकि वहां बहुत अधिक जनसंख्या को बसाया जा सकता है। इसलिए मैदानों का अपना महत्व है, उसको आपको इस पॉइंट के माध्यम से दिखाना होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहूंगा 10 मिनट की इस ओवरव्यू के बाद सबसे पहले हम देखें कि आरएस मुख्य परीक्षा में मैदान से आपके प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। तो दोस्तों यहां इस क्लास का मेन ऑब्जेक्ट इस पॉइंट तक पहुंचना है कि जैसे आपके सिलेबस में कोई टॉपिक दिया हुआ है, जैसे पृथ्वी की भू आकृतियां, जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आपकी जो पर्वत, पठार, मैदान, झील, यहां से वो प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे उसी को समझाने का मैं यहां पर प्रयास करूंगा। इस क्रम में जैसे आपसे पूछे मैदान किसे कहते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन जो है अधिकतम आपका दोस्तों 15 शब्दों में आ सकता है, 15 वर्ड्स के अंदर आपको मैदान पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी हम देखने का पूरा प्रयास यहां पर करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और, मैदान के बाद हम ये भी ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ क्या मैदान पठार से ऊंचे भी हो सकते हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर मैदान होते हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये उल्टा करके ऐसे पूछ ले कि क्या मैदान पठार से भी ऊंचे हो सकते हैं या समुद्र तल से नीचे भी हो सकते हैं, कैसे। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी आपका ओनली 15 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। आपको हां ना में जवाब नहीं देना है, बल्कि तरीके से उत्तर देना होगा।
फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मैदानों के प्रमुख प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए, तो जहां पर आपको वर्गीकरण पूछे वहां पर सीधा सीधा आपको वर्गीकरण वहां पर बताया आना है। तो दोस्तों यहां पर मैदानों के प्रमुख वर्गीकरण कीजिए, यह प्रश्न आपका 100 शब्दों में आ सकता है, 100 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछे कि अप्रदनात्मक मैदान से आप क्या समझते हो, अप्रदनात्मक मैदान से आप क्या समझते हो, यह आपका 50 वर्ड्स में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अप्रदनात्मक मैदानों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए, टाइप्स का उल्लेख करना हो तो यहां पर 100 वर्ड्स में यह वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। और यहां पर मैप बनाने की आवश्यकता आपको रहेगी, आप एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझा भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संरचनात्मक मैदान किसे कहते हैं, संरचनात्मक मैदान किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन भी आपका 50 शब्दों में पूछा जा सकता है। उसके बाद महासागरीय मैदान क्या होते हैं, यह आपका 15 शब्दों में क्वेश्चन आ सकता है। महासागरीय मैदान कौन से होते हैं। एक आपसे पूछे कि महासागरीय कटक किसे कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो यूपीएससी प्री एग्जाम पूछा गया था, आरएस प्री में पूछा गया, मेंस के अंदर रिपीट हो सकता है। और यह क्वेश्चन आपका 15 शब्दों में 15 वर्ड्स में यहां पर पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछे कि भ्रंश घाटी से आप क्या समझते हो, यह क्वेश्चन भी आपका 15 वर्ड्स में आ सकता है। उसके बाद क्रास्ट मैदान क्या होते हैं, CRAST क्रास्ट मैदान क्या होते हैं, यह आपका 15 शब्दों में आ सकता है। उसके बाद लॉइस मैदान से आप क्या समझते हो, यह भी 15 शब्दों में आ सकता है। जलोढ़ मैदान किसे कहते हैं, यह भी आपका 15 शब्दों में आ सकता है। मैदानों के महत्व को स्पष्ट कीजिए, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन एरिया, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद कैनेडियन प्रेरी क्या है और लानोज क्या है, ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। मैदानों का महत्व स्पष्ट कीजिए, ये आपका 100 वर्ड्स में आ सकता है। कैनेडियन प्रेरी जो है ये बेसिकली आपका 50 शब्दों में आ सकता है। और लानोज जो है ये भी आपका 50 शब्दों में या 15 शब्दों में पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है मैदान किसे कहते हैं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो सबसे पहले आपसे पूछा गया मैदान किसे कहते हैं, तो ये आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, बहुत इजी वे में 15 शब्दों में इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। अब आप कहोगे सर इसमें कीवर्ड्स कौन से होंगे, तो कीवर्ड्स में सबसे पहले तो अगर आप बना सकते हो तो सबसे पहले एक छोटा सा समतल एरिया बना दीजिए ताकि मैप के माध्यम से उसको समझा जा सके। नंबर 1 मैप, नंबर 2 आपको दिखाना होगा कि समुद्र तल से इनकी ऊंचाई क्या होती है, जनरली समुद्र तल से इनकी ऊंचाई क्या होती है, और तीसरा इसकी विशेषताएं क्या हैगी, ये आपको 15 शब्दों में 3 पार्ट्स को बताना है। और चौथा आपको यहां पर कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर प्रेजेंट करना है ताकि आप बहुत अच्छे से उसको समझा सको। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आया मैदान किसे कहते हैं 15 शब्दों में। तो ध्यान रखना आप इसको कैसे लिखोगे, जनरली जब उत्तर लिखा जाएगा तो आपके दिमाग में कीवर्ड्स होने चाहिए। तो हम ऐसे लिखेंगे सामान्यतः समुद्र तल से 150 मीटर। ध्यान रखना अगर आप यहां पर 200 भी लिखते हो तो भी सही माना जाएगा, ये एक सामान्य हाइट ली गई है। समुद्र से 150/200 मीटर ऊंचाई की समतल एवं समतल होगा और एक बहुत बड़े भाग में फैला होगा, तो कहेंगे हम विस्तृत। समतल एवं विस्तृत स्थलखंड को मैदान कहते हैं। मैदान कहते हैं ये पृथ्वी के कुल भूक्षेत्र के 41% से 55% के मध्य है। और एग्जाम्पल देखो दे दोगे जैसे आप नंबर 1 गंगा ब्रह्मपुत्रा मैदान,
नंबर 2 मिसिसिपी का मैदान, क्योंकि जितने भी मैदान बने हैं उन मैदानों के निर्माण में नदियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इवन आपको पता होगा सभ्यताओं का नाम भी उन नदियों के आधार पर रखने का प्रयास किया गया है। तो यहां पर ये आपको एक मैदान की सामान्य परिभाषा आपको लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछे कि क्या मैदान पठार से भी ऊंचे हो सकते हैं या समुद्र तल से नीचे भी हो सकते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, जनरली हमारे दिमाग में जो एक डायमेंशन बनता है वो डायमेंशन ही बनता है कि कोई भी मैदान जो है वो मैदान जनरली, कोई मैदान जो है वो बेसिकली यहां पर आप मान लीजिए हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आया कि जनरली जो मैदान है वो मैदान अगर ये समुद्र है तो समुद्र तल से लगभग 150 या 200 मीटर की ऊंचाई पर मैदान होते हैं। और मैदान जो है वो जनरली कोई पठारी क्षेत्र है, मान लीजिए ये कोई पठारी क्षेत्र है, तो इस पठारी क्षेत्र से इनकी हाइट कम होती है। तो आप देख सकते हो ये मान लीजिए कोई पठार है, ये पठार है और ये मैदान है और ये समुद्र है। जनरली 90% मैदान इस प्रकार से होंगे, समुद्र से ऊंचे होंगे और पठार से नीचे होंगे। लेकिन क्या मैदान पठार से भी ऊंचे हो सकते हैं? दोस्तों आपको लिखना है हां हो सकते हैं, और फिर आप केवल हां हो सकते हैं ऐसे नहीं। जैसे मिसिसिपी का मैदान जो है, मिसिसिपी का मैदान एप्लेशियन पर्वत से ऊपर है। एप्लेशियन पर्वत से ऊंचा है, उसकी हाइट एप्लेशियन पर्वत से ऊंची है। और दूसरा आप देखोगे जो हॉलैंड का तटीय मैदान है, हॉलैंड का जो कोस्टल प्लेन एरिया है, हॉलैंड का तटीय मैदान समुद्र से नीचा है, समुद्र से नीचा है। तो आप लिखोगे इसके अंदर कि पृथ्वी की कई भूस्थलाकृतियां ऐसी है जो अपवाद के रूप में है, जिसमें मैदान की ऊंचाई पठार से ज्यादा है। जैसे मिसिसिपी का मैदान एप्लेशियन पर्वत से ऊंचा है, जबकि हॉलैंड का तटीय मैदान समुद्र से नीचा है। यह आपको इसमें बताना है, और ये आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक पिक्चर भी आपको दिखाने का प्रयास किया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे कि मैदानों के प्रमुख प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप वर्गीकरण करोगे तो सबसे पहले आप एक छोटी सी परिभाषा से उसकी स्टार्टिंग करोगे। जैसे हमने यहां पर लिख दिया कि सामान्यतः समुद्र तल से 150 या 200 मीटर ऊंचाई की समतल एवं विस्तृत स्थलखंड को मैदान कहते हैं। मैदान कहते हैं। और फिर मैदानों का वर्गीकरण जब आप करोगे तो इसका वर्गीकरण आप 3 पार्ट में कर देना। इसका वर्गीकरण जो है आप 3 पार्ट्स में कर सकते हो। वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे दोस्तों? वो 3 पार्ट आप ऐसे लिख सकते हो, जिसको हम आगे पढ़ भी लेंगे। नंबर 1 संरचनात्मक मैदान, संरचनात्मक मैदान। नंबर 2 अप्रदनात्मक मैदान, और नंबर 3 निक्षेपणात्मक मैदान। ये 3 भागों में आप इसको डिवाइड कर सकते हो।
परिभाषा वैसे मैंने आपको ऊपर समझा दी है, वहां से भी जो मैंने नोट्स दिए हैं वहां से भी इस उत्तर को आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। लेकिन जब लिखो तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अधिकतम आपके पास जो वर्ड्स आएंगे वो आपके पास 100 वर्ड्स यहां पर उपलब्ध रहेंगे, इसलिए मैक्सिमम डायमेंशन के साथ आपको उत्तर को प्रस्तुत करना है तो बहुत बेहतर रहेगा। जैसे महाद्वीपीय निमग्न तट के उत्थान अथवा भूमि के नीचे धंसने के कारण बने मैदानों को संरचनात्मक मैदान कहते हैं। मतलब एक शॉर्ट एंड स्वीट आपको सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखनी है और परिभाषा लिखने के बाद एक एग्जाम्पल देकर के उसको आपको बहुत अच्छे से समझ देना है, तो वो आपका उत्तर जो है वो वहां पर बहुत अच्छा कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अप्रदनात्मक मैदान से आप क्या समझते हैं? अप्रदनात्मक मैदान से आप क्या समझते हो? तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई कि सबसे पहले सपोज कीजिए, मैं आपको समझाता हूं। समझाने की प्रक्रिया में मैंने ये कहा कि सपोज कीजिए ये कोई पर्वत है, ये कोई पर्वत है और पर्वत के नीचे ये कोई पठारी क्षेत्र है, ये पठार है और ये पर्वत है, ठीक है। अब ध्यान रखना, पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य बलों के कारण, जैसे मान लीजिए बाह्य बल में एक बाह्य क्रिया हो रही नदी के द्वारा, अब नदी इस क्षेत्र से गुजर रही है, जब नदी लगातार इस क्षेत्र से गुजरेगी तो इन पर्वतों से लगातार टकराती है। और मान लीजिए ये काफी ऊंचाई के किसी पर्वत से निकल के आ रहे, जब नदी पर्वत से टकराती है और मान लीजिए यहां पर कोई पौधा भी निकल रहा है, अब जैसे पौधा निकलेगा तो इसकी जड़ें जो जैसे पौधे की फैलेगी तो चट्टान अंदर से कमजोर होगी। तो ध्यान रखना, पर्वत जब अपने स्थान पर विखंडित होता है, पर्वत अपने स्थान पर जब विखंडित होता है तो विखंडन की इस प्रक्रिया से पर्वत कमजोर होकर उसके टुकड़े टुकड़े वहां हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपक्षय, इसी को इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग। चट्टानों का अपने स्थान पर, ध्यान रखना, चाहे पर्वत हो चाहे पठार हो, हर कोई चट्टान से बना हुआ है, चट्टानों का अपने स्थान पर विखंडित होना, खंडित होना, टूटना, विघटित होना अपक्षय कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। और अब मान लीजिए यहां पर ये इतना सारा मलबा पड़ा हुआ है और इस मलबे को ये नदी अपने साथ ले जाती है और ले जाके इसने यहां पर इसको डाल दिया और यहां पर डालते 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 यहां पर एक मैदान यहां पे बन गया। अब ध्यान रखना, चट्टान का अपने स्थान पर कमजोर होना अपक्षय कहलाता है और इस अपक्षयित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को अप्रदन कहते हैं। तो ध्यान रखना, वे मैदान जो अप्रदन की क्रिया के द्वारा बने हो उन्हें अप्रदनात्मक मैदान कहते हैं। क्या लिखोगे आप? सबसे पहले अगर आपसे पूछते हैं वे मैदानी क्षेत्र, वे मैदानी क्षेत्र जो अप्रदन की प्रक्रिया के द्वारा बने हो उन्हें अप्रदनात्मक मैदान कहा जाता है। और कोई भी एग्जाम्पल भी आप यहां पर डाल सकते हो, एग्जाम्पल डालते हुए आपका उत्तर जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। ये आपको यहां पर लिखना है और एक पिक्चर्स आपको मिल, जैसे यहां पर आप देख रहे हो ये नदी है और ये नदी जो है, इस नदी के द्वारा ही इस मैदान का निर्माण हुआ है, तो इस प्रकार के मैदान को हम कहेंगे अप्रदनात्मक मैदान। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अप्रदनात्मक मैदानों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो इस उत्तर में आपको क्या क्या डालना है? इसमें सबसे पहले की पॉइंट्स जब आप लिखोगे तो उस की पॉइंट्स में सबसे पहले आपको अप्रदनात्मक मैदान की परिभाषा लिख देनी है। सबसे पहले आप करोगे अप्रदनात्मक मैदान की डेफिनेशन यहां पर डाल दोगे और उसके बाद उसके जितने भी प्रकार है उन प्रकारों को लगभग 15 से 20 शब्दों में देख करके और उनके कुछ एग्जाम्पल्स आप डाल दोगे तो आपका उत्तर जो है वो बहुत बेहतरीन यहां पर हो जाएगा। अप्रदनात्मक मैदान की परिभाषा क्या होगी वो जस्ट मैंने इससे पहले वाले उत्तर में बताया, वहां से आप इसको लिख सकते हो, या मैंने जो नोट्स दिए दोस्तों वहां से भी आप इसको लिख सकते हो। जैसे अब अप्रदनात्मक मैदान के विभिन्न प्रकार जो होंगे
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक जो बने हैं वो होंगे नदी अपरदनात्मक मैदान। मतलब वो मैदान जिनमें नदियां अपक्षयित पदार्थ को अपने साथ लेकर आई है। सपोज कीजिए ये कोई पर्वत है और ये पर्वत अपने स्थान पर विखंडित हुआ, इसको हम कहेंगे अपक्षय। और इस अपक्षयित पदार्थ को यहां से यहां पर कोई नदी लेकर आ रही है और ये यहां पर इकट्ठा हो गया। ध्यान रखना, इस लाने की प्रक्रिया को अपरदन कहेंगे। और यहां पर लाने वाली कौन है? तो नदी, तो नाम हो जाएगा नदी अपरदनात्मक मैदान। कैसे लिखोगे? वे मैदान जो नदियों द्वारा लाए गए अपक्षयित पदार्थ से बने हो उसे नदी अपरदनात्मक मैदान कहा जाता है। ध्यान रखना, इन्हीं मैदानों को पेनी प्लेन या पैडी प्लेन भी कहा जाता है। इन मैदानों को पेनी प्लेन या पैडी प्लेन भी कहा जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बिहार का मैदान। आपको पता है बिहार में हर साल बाढ़ आती है लगभग, और बिहार में जो नदियां नेपाल से आती है या उत्तर प्रदेश से जो नदियां आ रही हैं वो अपने साथ व्यापक स्तर में मिट्टी लेकर आती है, जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है। उससे जो मैदान बनते हैं उसको हम कहते हैं नदी अपरदनात्मक मैदान। साथ ही साथ ध्यान रखना, बर्फीले क्षेत्रों में जमी हुई नदी को हम हिमानी कहते हैं। तो हिमानी द्वारा निर्मित मैदान भी अपरदनात्मक मैदान का एग्जाम्पल होगा। हिमानी द्वारा निर्मित मैदान, जैसे आप देखोगे, जैसे एग्जाम्पल में आप देखोगे जितने भी ठंडे प्रदेश हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, वहां पर लद्दाख, यहां पर जितने भी क्षेत्र बने हैं वो हिमानी द्वारा निर्मित मैदानों से बने हैं। इसी प्रकार हो सकता है कि अपक्षयित पदार्थ को हवा उड़ा के लाई हो तो हम कह सकते हैं पवन द्वारा निर्मित मैदान, क्योंकि अपक्षयित पदार्थ को कोई भी उड़ा के ला सकता है। ध्यान रखना, इस प्रकार के जो मैदान होंगे वो बेसिकली शुष्क एवं अर्ध शुष्क मैदान होते हैं। शुष्क एवं अर्ध शुष्क मैदान होते हैं और ये यांत्रिक पवन द्वारा यांत्रिक अपक्षय से बनते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर। और एक हो सकता है जब सागर की लहरें तट से टकराती है तो सागर द्वारा निर्मित मैदान भी अपरदनात्मक मैदान में आएगा। और सागर की लहरें जब घाट से टकराती है तो उससे मैदान बनते हैं, उसी को हम कहते हैं तटीय मैदान, भी उसी का एग्जाम्पल माना जाएगा। तो ये आपके इसमें पॉइंट्स आपके यहां पर आएंगे, तो इसको आप समझने का प्रयास करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कि संरचनात्मक मैदान से आप क्या समझते हैं। और मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको 15 शब्दों में ही पूछा गया है। ये आपको 15 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया कि संरचनात्मक मैदान से आप क्या समझते हो। संरचनात्मक मैदान, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल प्लेन एरिया। स्ट्रक्चरल प्लेन एरिया से आप क्या समझते हो। तो दोस्तों आप एक चाहें तो एक पिक्चर यहां पर जरूर बनाएं और उसके बाद कीवर्ड्स में क्या क्या लिख सकते हो कि महाद्वीपीय, कोई भी महाद्वीप है, महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय निमग्न तट की उत्थान या भूमि के नीचे धंसने से बने मैदान को संरचनात्मक मैदान कहते हैं। संरचनात्मक मैदान कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहां पर आना चाहिए। संरचनात्मक मैदान कौन से होते हैं, तो ये आपका उत्तर यहां पर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महासागरीय मैदान से आप क्या समझते हो। तो महासागरीय मैदान कौन सा हो दोस्तों, कोई भी महासागर है उस महासागर के तटवर्ती क्षेत्र के नजदीक जो मैदान होता है, कोई भी तटीय क्षेत्र है, जैसे आप मान लीजिए ये यहां पर सागर है और उस सागर की लहरें जब इस
पार्ट से टकराएगी, जो महाद्वीप का वह भाग जो डूबा हुआ है उससे टकराएगी, तो वहां से लगातार उस प्रक्रिया से जो मैदान बनेंगे उसी को हम कहेंगे महासागरीय मैदान। जनरली कौन सा पार्ट होगा ये, तो आप लिखना समुद्र के जल में, समुद्र के जल में डूबा हुआ, समुद्र के जल में डूबा हुआ समतल भाग महासागरीय मैदान कहलाता है। और कुछ आप यहां पर एक दो पिक्चर देखकर भी उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा वो समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक आपसे पूछे कि महासागरीय कटक किसे कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये बेसिकली कोई मैदानी पार्ट है या किसी महाद्वीप का तटीय भाग है, और इस तटीय भाग, अब ये समुद्र की लहरें यहां पे टकरा रही हैं। अब समुद्र के अंदर जो है इस प्रकार से भूभाग का ये पार्ट ऐसे निकले होते हैं, इस टाइप से ये पार्ट यहां पर निकले हुए हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर आप जब इसको समझने का प्रयास करोगे तो सबसे पहले आप देखिए, ये जलमग्न कटक है, मतलब वो कटक जो पूरी तरह से समुद्र में डूबा हुआ है। ये अगर ये बाहर आ गया तो द्वीप का रूप ले लेगा। ये बेसिकली महाद्वीपीय ढाल है जो समुद्र से उसका मिलन हो रहा है। तो ध्यान रखना, ये महाद्वीपीय ढाल है, ये महाद्वीपीय ढाल है, और ये समुद्र के बीचों बीच इस प्रकार का कोई लैंड पार्ट जो निकला हुआ है उसे हम कटक कहेंगे, महासागरीय कटक। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले पृथ्वी की वह भूस्थलाकृति पृथ्वी की वह भूस्थलाकृति जो समुद्र में, समुद्र ऑब्लिक सागर में लंबे, पतले एवं संकरी पट्टी के समान होते हैं, एवं संकरी पट्टी के समान होते हैं, समान होते हैं, उन्हें महासागरीय कटक कहते हैं। उन्हें महासागरीय कटक कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से याद में रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछे भ्रंश घाटी से आप क्या समझते हो। और भ्रंश घाटी की जब बात करेंगे तो दुनिया में सबसे बेहतरीन भ्रंश घाटी, सबसे लंबी भ्रंश घाटी जो है वो मानी जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। ये आप एग्जाम्पल देख रहे हो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, और आपको पता होगा अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में एक लंबी दरार घाटी है जो मलावी झील से शुरू होकर और इसके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। मलावी झील से शुरू होकर लाल सागर को पार करते हुए मृत सागर तक चली गई है। इस घाटी को बेसिकली भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप की भ्रंश घाटी, और यहां पर कई झीलों का निर्माण हुआ है। लेकिन जनरली आपसे पूछे कि भ्रंश घाटी से आप क्या समझते हो, तो आपको सीधा लिखना होगा पृथ्वी की किन्हीं दो भूस्थलाकृतियों जैसे दो पर्वतों के मध्य या दो लंबे कटकों के मध्य, दो लंबे कटकों के मध्य के भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। और ध्यान रखना,
भ्रंश घाटियां अधिकांशतः नदियों के आवागमन का रास्ता बन जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान से रखना है और समझना है। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछे कि क्रास्ट मैदान से आप क्या समझते हो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्रास्ट मैदान क्या है, तो क्रास्ट मैदान दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, क्रास्ट मैदान कौन से होंगे, इसकी परिभाषा में क्या लिखोगे कि वो मैदान, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जहां पर चूने की सेल ज्यादा पाई जाती है। तो आप कैसे लिखोगे, चूने की सेल वाले क्षेत्रों, सेल कहते हैं चट्टान को, चूने की सेल वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, या वर्षा जल के, या वर्षा जल के, वर्षा जल के अप्रदन, वर्षा जल के अप्रदन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को, निर्मित मैदान को क्रास्ट मैदान कहते हैं। कीवर्ड्स ध्यान रखना, ज्यादातर चूने की सेल वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के मैदान बनते हैं जहां पर भूमिगत जल या वर्षा जल के अप्रदन की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को हम क्रास्ट मैदान कहते हैं। जैसे फ्रांस के चुना प्रदेशों में इस प्रकार के मैदान ज्यादा पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में लिख दोगे, फ्रांस के चुना प्रदेशों में पाए जाने वाले ये मैदान जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होंगे। तो ये पॉइंट आपको यहां पर लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछे कि लॉइस का मैदान क्या है। बहुत अच्छा मैदान आपको दिखाई दे रहा होगा। लॉइस का मैदान अगर आपको समझना हो कि लॉइस के मैदान से आप क्या समझते हो दोस्तों, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, मरुस्थलीय प्रदेशों में हवा के साथ लॉइस का मैदान जो बनेगा वो बेसिकली बनेगा मरुस्थलीय प्रदेशों में, हवा के साथ प्रवाहित मिट्टी के जमाव से बनने वाले मैदान को लॉइस मैदान कहते हैं। लॉइस मैदान कहते हैं। जैसे अर्जेंटीना किस पेटागोनिया के पास के मैदान जो है वो इसके एग्जाम्पल होंगे। और अच्छी बारी से ध्यान रखना दोस्तों, ये एकदम हरा भरा रूप यहां पर ले लेते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक आपसे पूछे कि जलोढ़ मैदान क्या होते हैं, आपसे पूछे कि जलोढ़ मैदान क्या होते हैं, तो जलोढ़ का मतलब क्या होगा दोस्तों। जलोढ़ में एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि वह, जैसे यहां पर दो शब्द है, दो शब्द यहां पर है, जलोढ़ मैदान। यहां पर आप लोग ध्यान रखना, जलोढ़ मैदान वो होते हैं जहां पर जल प्लस मिट्टी, मतलब मिट्टी अपने अंदर बहुत अधिक मात्रा में पानी लिए हुए होती है, गिलगिली मिट्टी होती है, तो वो बनता है जलोढ़ मैदान। और जलोढ़ मैदान कहां पर होंगे, बेसिकली आप देख सकते हो कि जहां पर नदियां अपने बहाव के साथ व्यापक मात्रा में मिट्टी लेकर जाएगी, तो आप उससे बनने वाले मैदान जो होंगे उसी को हम कहेंगे जलोढ़ मैदान। तो यहां पर आप लिख सकते हो, नदियों द्वारा पर्वतों या पठारों के ऊंचे भागों से
ऊंचे भागों से अपरदित मलबा या अवसाद प्रवाहित कर उसे निम्न भूमि क्षेत्र में लाया जाता है। निम्न भूमि क्षेत्र में लाए गए इस निक्षेपित भाग से बने मैदान को जलोढ़ मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप यहां पर इसको डाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछे कि मैदानों का महत्व क्या है। दोस्तों, जब महत्व स्पष्ट कीजिए, जैसे यहां पर आया कि ये आपको क्वेश्चन पूछा गया, सपोज कीजिए ये आपके पास में 100 वर्ड्स में क्वेश्चन आया, 100 वर्ड्स में, तो सबसे पहला आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर एक 10 शब्दों में मैदान की परिभाषा डाल दोगे। सबसे पहले आपने यहां पर एक शॉर्ट एंड स्वीट मैदान की परिभाषा डाल दी और फिर मैदानों के महत्व को स्पष्ट करना है। और ध्यान रखना, जब भी स्पष्ट करना हो तब आपको तर्क देकर उत्तर प्रस्तुत करना होगा। तब आपको तर्क देकर उत्तर प्रस्तुत करना होगा। यह पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है मैदान की परिभाषा के अंदर। अब मैदान की परिभाषा देखोगे तो मैदान का महत्व क्या है। नंबर 1, दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है वो मैदान में पाई जाती है। जब उपजाऊ मिट्टी मैदान में पाई जाती है तो सबसे पहला पॉइंट होगा कृषि, और जहां कृषि होगी वहीं होगा अन्न भंडार। इसलिए दुनिया का अन्न भंडार जो है वो बेसिकली मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है। दुनिया का अन्न भंडार जो है वो मैदानी क्षेत्र। तो सबसे बड़ी उपयोगिता हो गई, हमें जितना हम भोजन खाते हैं वो भोजन कहां से आ रहा है, मैक्सिमम मैदानी क्षेत्र से। नंबर 1। नंबर 2, सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, जितने भी आवासीय क्षेत्र बने हैं, आवासीय क्षेत्र वो सब मैदान में है। इसलिए दुनिया की अधिकांश जनसंख्या कहां पे रह रही है, वो अधिकांश जनसंख्या किसी गांव या किसी शहर में रह रही है। और आप देखना, दुनिया के जो 90% गांव हैं वो बेसिकली मैदानी क्षेत्र में बसे हुए हैं, और 90% सिटीज तो आपको पता है पूरे के पूरे ही उसी क्षेत्र में बसे हुए हैं। साथ ही साथ मैदान है, तो मैदानी क्षेत्र में ही हमें यातायात की सुविधा मिलती है। यातायात की तमाम फैसिलिटीज आपको मैदानी क्षेत्र में मिलेगी। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं का केंद्र जो है वो मैदान है। मैदान ही आपको पता होगा, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरियाज है, वो औद्योगिक क्षेत्र भी उसी क्षेत्र में पनपे हैं। तो ये भी आपका होगा। साथ ही साथ आप देखोगे रेल प्रोजेक्ट, अधिकांश रेल प्रोजेक्ट जो है वो मैदानी क्षेत्र में है। या फिर आप देखोगे सिंचाई परियोजनाएं, जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं वो सब की सब मैदानी क्षेत्र में आपको दिखाई देगी। घनी आबादी का मेन क्षेत्र जो है वो है। अगर आपसे देखोगे पशुओं के लिए चारागाह भूमि, वो भी आपको मैदान दिखाई देगी। तो आप इसको अलग अलग डायमेंशन के माध्यम से इसको समझा देना, तो आपका उत्तर बहुत बेहतर हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि कैनेडियन प्रेरी क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि सर जब कैनेडियन प्रेरी हमसे पूछा जाएगा तो हम उसमें कीवर्ड्स क्या क्या लेंगे। तो ध्यान रखना, इस उत्तर को लिखते समय आपके जो कीवर्ड्स होंगे वो कीवर्ड्स में नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को आपको जरूर डालना है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। फिर दूसरा पॉइंट होगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कहां पर है ये, तो आपको 2 शब्द जरूर डालने हैं, कनाडा और यूएसए। तीसरा, किस प्रकार के मैदान है ये, तो आपको, चूंकि ये दोनों देश शीतोष्ण क्षेत्र में है, टेम्परेट जोन में है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है,
और इनकी लोकेशन जो होगी वो बेसिकली कैनेडियन सील के दक्षिण में है। कैनेडियन सील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे पुराना क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात कि ये किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ये मक्के के उत्पादन के लिए फेमस है। इसको मक्के का भंडार भी कहते हैं। तो इतने कीवर्ड्स आपको यूज में लेने हैं और ये कीवर्ड्स यूज में लेके आपको कैनेडियन प्रेरी लिखना है। तो आपका उत्तर जो है वो 15 शब्दों में बेहतरीन हो जाएगा। जैसे दोस्तों कोई लड़का केवल ये लिख के आएगा, क्या लिख के आया कि कैनेडियन प्रेरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित है। किसी ने लिखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान। किसी ने लिखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का वह क्षेत्र जो मक्के की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और एक लड़का जो 2 में से 2 नंबर लेके आएगा वो कैसे लिखेगा, वो ऐसे लिखेगा, कीवर्ड्स को शामिल करेगा सबसे पहले। और कैसे लिखेगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा एवं यूएसए के मध्य कनाडियन सील के दक्षिण में स्थित सील के दक्षिण में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान जो मक्के की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो मक्के की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये पॉइंट्स आपको यहां पर डालने तो आपका बेहतरीन उत्तर माना जाएगा दोस्तों। 15 शब्दों में आपने हर पॉइंट को यहां पर कवर कर लिया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, आपसे पूछे लानोस क्या है। लानोस आप देखोगे दोस्तों तो ये बेसिकली साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। और दक्षिण अमेरिका में यहां पर जो देश आ रहा है वो आ रहा है वेनेजुएला। कौन सा पार्ट आप देखोगे यहां पर, मैं आपको ये दिखाऊं, ये वाला पार्ट, ये यहां पर लानोस है। ये पूरा एरिया जो है लानोस का माना जाता है। तो क्या क्या लिखोगे, दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला। और वेनेजुएला के बाद में ध्यान रखना ये बेसिकली उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है जिसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल जोन। और एक अगर आपको नदी पता हो तो जरूर बताना, ओरिनाको नदी के बेसिन में है। ये ओरिनाको नदी के बेसिन में है। किस देश में है, तो दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला के अंदर। तो कैसे लिखोगे, लानोस को अगर आपसे 15 शब्दों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 15 वर्ड्स में, तो आप बहुत अच्छे से 15 शब्दों में क्या क्या डाल सकते हो। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में ओरिनाको नदी के बेसिन में स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आया हो। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं दोस्तों, सपोज कीजिए ये आपका पास ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री है और ये 23.5 और ये 23.5 है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक, अगर हमने इसको सन माना, अगर हमने इसको सूर्य माना, तो सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा यहां पड़ता है, यहां पर पड़ता है। जिस जगह पर सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा पड़ेगा उसे हम कहेंगे उष्णकटिबंध। जहां पर सूर्य का प्रकाश एकदम कम होगा
उसको हम कहेंगे शीत कटिबंध। और इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है दोस्तों, इन दोनों के बीच का, इसको हम कहेंगे शीतोष्ण। सेम ऐसे यहां पर ये होगा शीतोष्ण और यहां पर ये आ जाएगा शीत कटिबंध। तो चूंकि आप देखोगे साउथ अमेरिका का ये पार्ट यहां से ऐसे है और ये यहां पर है, तो आ जाएगा उष्ण कटिबंध के अंदर। इसको आप देखने का प्रयास यहां पर करना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, पंपाज किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जो कीवर्ड्स है उसको हम देख लेते हैं कि पंपाज लिखते समय आपको कौन से कीवर्ड्स आपके उत्तर में जरूर होने चाहिए। तो कीवर्ड्स जैसा कि आप देख रहे हो, ये महाद्वीप कौन सा होगा? तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट होगा, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश यहां पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको? यहां पर ये जो देश है अर्जेंटीना है। यहां से आप देखिए ये अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना के अंदर पंपास के मैदान है। तो दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना। और किस प्रकार के मैदान ये होंगे? तो यहां पर ये शीतोष्ण कटिबंध में आएगा, जिसको हम कहेंगे टेम्परेट जोन। और शीतोष्ण कटिबंध में किस घास के लिए फेमस है स्पेशली? तो अल्फाफा। अब जब आप पंपास लिखोगे तो पंपास में कैसे लिखोगे? दक्षिण अमेरिका के, ध्यान रखना दोस्तों, ये लेखन शैली कला है कि किस प्रकार मैक्सिमम वर्ड्स को एक साथ जोड़ करके आप लिखते हो, तो उससे आपके 15 शब्द जो है वो बहुत बेहतरीन निकल के आएंगे। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पंपास कहते हैं, जो अल्फाफा नामक घास के लिए प्रसिद्ध है। इस टाइप से आपको यहां पर इस उत्तर को रिप्रेजेंट करना है, तो आपका उत्तर बहुत अच्छा ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लुम्बार्डी क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, लुम्बार्डी बेसिकली कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा इटली। और जाओ तो आप ब्रैकेट में डाल सकते हो यूरोप में। इटली के चावल उत्पादक क्षेत्र एवं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये इतना लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट, वेल्ड क्या है? तो वेल्ड जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली साउथ अफ्रीका है। और कैसे लिखोगे वेल्ड क्या है? तो अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका में स्थित देश का नाम क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका में स्थित ड्रेकेंसबर्ग के, ये एक पहाड़ी का नाम है, पर्वतीय क्षेत्र, ड्रेकेंसबर्ग के पास स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये वेल्ड कहलाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका आएगा यहां पर वेल्ड। उसके बाद डाउन्स किसे कहते हैं? तो डाउन्स जब लिखोगे तो आपको मैप में दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो आप कैसे लिखोगे? ऑस्ट्रेलिया में स्थित या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय
क्योंकि देखो यह मकरवर्त है, इसके नीचे वाला पार्ट जो है यह कहलाएगा शीतोष्ण में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इतना आप लिख दोगे तो आपका उत्तर बहुत बेहतरीन माना जाएगा। रेवेरिना क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रही है और ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो नदियां निकलती हैं, मर्रे और डार्लिंग। ये जो नदियां हैं तो आप कैसे बताओगे, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में कई जगह मुर्रे लिखा हुआ, कई जगह मर्रे लिखा हुआ है। मर्रे डार्लिंग नदियों के बेसिन में स्थित गेहूं उत्पादक क्षेत्र, स्पेशली क्या होता है यहां पर, गेहूं उत्पादक क्षेत्र को रेवेरिना कहते हैं। इसी क्षेत्र का नाम है रेवेरिना। पूरे दुनिया में गेहूं के प्रोडक्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया का यह भाग माना जाता है। किस नदी बेसिन में आएगा दोस्तों, तो ये रेवेरिना नदी के बेसिन में माना जाता है। उसके बाद नदियों द्वारा निर्मित मैदानों के 4 प्रमुख भागों का वर्गीकरण कीजिए। ये हमने पूरा इसको पहले कर लिया है। एक आपसे पूछे, ये नदियों के द्वारा निर्मित मैदान की बात कर रहा है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान का 4 प्रमुख भागों का वर्गीकरण करना हो तो इस पार्ट को, एक तो गया अप्रदनात्मक मैदान तो हुआ हुआ, लेकिन उसके 4 प्रमुख पार्ट का अगर वर्गीकरण करना हो दोस्तों तो कैसे करोगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज कीजिए ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, इसकी मैंने हाइट थोड़ी और ज्यादा कर दी, ये किया। अब यहां पर जैसे ही सबसे पहले जब नदी उतरेगी, यहां पर सपोज कीजिए ये रिवर्स यहां उतर रही है, ये नदियां हैं, हो सकता है कुछ नदियां ऐसे आए। अब इनका पानी थोड़ा सा किसी और कलर में दिखाना पड़ेगा, तो मान लीजिए मैंने यहां कलर ले लिया रेड, ये यहां पर ये पानी दिखा दिया। ये नदियां पहाड़ों से उतर रही हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नदियां जब पहाड़ों से उतरेगी तो नदी में इतनी गति होती है कि उसके बीच में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहाकर ले जाएगी। और क्योंकि मैंने कहा कि पहाड़ों में, पर्वतों में, पठारों में अपक्षय और अप्रदन की प्रक्रिया लगातार चलती है, तो जाहिर सी बात है जब ये नदियां नीचे उतरेगी तब अपने साथ व्यापक स्तर पर कंकड़ पत्थर लेकर आएगी। तो नदियां जैसे ही पर्वत के पाद अत्तार पर्वत के पैरों में उतरेगी तो यहां पर अपने साथ में वो व्यापक स्तर पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेकर आएगी। और जहां पर ये कंकड़ पत्थर इकट्ठा होता है वहां पर आपको नदी दिखाई नहीं देगी, नदी उसके जस्ट आपको अगले पार्ट में दिखाई देगी। तो यहां मैंने एक बार फिर आपके सामने ये बनाया, मान लीजिए ये नदी यहां पर दिखाई दे रही है, ये नदी आपको यहां दिखाई दे रही है, ये वाली नदी। जब ये नदियां अचानक यहां आएगी तो यहां पानी पानी हो जाएगा। आपको कि सर क्या पानी ऊपर वाले पार्ट में नहीं है? यस पानी है, लेकिन वो इन पत्थरों के नीचे बह रहा है। और ये कंकड़ पत्थर कहां से आए? तो ध्यान रखना ये बेसिकली कंकड़ पत्थर निर्मित मैदान है। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपका, कंकड़ पत्थर निर्मित मैदान। ध्यान रखना दोस्तों, इसी पार्ट को हम कहते हैं भाबर प्रदेश। मैदानी भाग का वह उच्च भाग, मैदानी भाग का वह उच्च भाग
जो पर्वतों की तलहटी में स्थित होता है, जहां पर नदियां अपने साथ व्यापक स्तर पर कंकड़ पत्थर लेकर आती है, उस प्रदेश को भाबर प्रदेश कहते हैं। आप जाओगे कभी घूमने के लिए तो यहां पर बड़ी मात्रा में आपको गोल गोल पत्थर मिलेंगे, कई बार लाने का मन भी करता है, तो ध्यान रखना ये वाला। अब उसके बाद आप देखोगे यहां पर ये मिट्टी भी है और पानी भी है, तो एकदम आप देखोगे इस जगह पर मिट्टी है और प्लस पानी है, तो ये एकदम दलदली क्षेत्र बन जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, इसी दलदली प्रदेश के ऊपर दूसरा नाम आएगा जिसको हम कहते हैं तराई प्रदेश। मतलब भाबर प्रदेश के दक्षिण के भाग को तराई प्रदेश कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप यहां पर बहुत अच्छे से सीख सकते हो। पहला भाबर प्रदेश, दूसरा तराई प्रदेश। अब सपोज कीजिए कि लैंड की स्थिति कुछ इस प्रकार की है। लैंड की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि नदी जब यहां पर ऐसे बहेगी तब उसने ये पार्ट कवर किया, ये मैदान है, ध्यान रखना, और ये भी मैदान है, और ये भी मैदान है, और ये भी मैदान है, लेकिन इन चारों मैदान के नाम अलग अलग हैं। ध्यान रखना, यहां पर जब नदी बहेगी तो यहां ढाल बहुत कम है, यहां पर ढाल बहुत कम है। इस जगह पर एकदम समतल पार्ट पे नदी बह रही है। जब नदी एकदम समतल पार्ट पर बहेगी तो यहां पर नदी अपने साथ कोई नई मिट्टी लेकर नहीं आएगी। इस प्रदेश को ध्यान रखना, समतल प्रदेश है ये। समतल प्रदेश में नई मिट्टी नहीं आती है। तो यहां पर किस प्रकार की मिट्टी से बना होगा ये? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने इस प्रकार के पार्ट को, ये आपका 3 नंबर आएगा। इसी को हम कहते हैं बांगर प्रदेश। मैदानी भाग का वह उच्च समतल भाग जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, उसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं। तो ये तीसरा प्रदेश आपके पास आ गया, बांगर प्रदेश। और फिर नदी जब यहां से ऐसे उतरेगी, यहां से उतरेगी, तो ध्यान रखना, यहां पर नदी जब उतरेगी तो ये ढाल तेज है। यहां पर ये ढाल तेज है। जब ढाल तेज होगी दोस्तों, तब, और नदी के साथ मिट्टी भी है, नदी के साथ पानी भी है, तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो दोस्तों, ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहां पर, ये पार्ट पूरा, ये वाला, इसी पार्ट को हम जॉइंटली क्या कहेंगे? इसी को हम कहते हैं खादर प्रदेश। तो यहां पर 4 परिभाषाएं हर साल एग्जाम में लगभग पूछी जाती है। पहला आप देखोगे, आपको वापस याद दिला दूं, नंबर 1 पहला प्रदेश हो गया भाबर प्रदेश। मैदानी भाग का वह उच्च भाग जो पर्वतों की तलहटी में है और जहां पर नदियां अपने साथ व्यापक स्तर पर लाई गई कंकड़ पत्थरों से इसका निर्माण होता है, उस प्रदेश को भाबर प्रदेश कहते हैं। यहां पर नदियां कंकड़ पत्थर के नीचे बहती है। दूसरा, मैदानी भाग का वह उच्च भाग जो भाबर प्रदेश के दक्षिण में है और दलदली क्षेत्र है, उसे तराई प्रदेश कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, तराई प्रदेश जो है वो बेसिकली जैव विविधता के पॉइंट से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां पर जो तराई प्रदेश, आप लोग ध्यान रखना, तराई प्रदेश जैव विविधता के भंडार माने जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता किस क्षेत्र में सबसे अधिक होगी? ये वाला प्रदेश जो यहां पर है, इस जगह पर जैव विविधता सबसे अधिक होगी। और फिर उसके बाद मैदान के 2 पार्ट हैं, एक तो समतल प्लेन एरिया जो आप यहां पर देख रहे हो ये वाला, और एक ये ढाल वाला। जो समतल एरिया है उसको हम कहेंगे बांगर प्रदेश, और जो ढाल पर है जैसे बिहार बंगाल, उसे हम कहेंगे खादर प्रदेश। खादर प्रदेश चूंकि हर वक्त उनमें मिट्टी के साथ पानी है, इसलिए चावल की खेती वहां पर ज्यादा होती है। तो 4 पार्ट जो होंगे, भाबर, तराई, बांगर और खादर। हर बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप स्पेशली यहां पर ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक आपसे क्वेश्चन पूछे कि डेल्टा किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको आवाज लगाई, आपको कहा कि सपोज कीजिए ये पर्वत है, इस पर्वत से नदी ऐसे उतर के आई, तो जहां पर नदी उतरेगी उसको कहेंगे भाबर प्रदेश,
जहां पर बहुत अधिक मात्रा में कंकड़ पत्थर है, उसके जस्ट आगे वाला पार्ट कहलाएगा तराई, उसके जस्ट आगे वाला पार्ट कहलाएगा बांगर, और उसके जस्ट आगे वाला पार्ट कहलाएगा खादर, और खादर के बाद का एरिया जो आएगा वो सपोज कीजिए समुद्र आ जाएगा, और नदी अपना अवसाद, बचा कुचा अवसाद समुद्र में डाल देगी। जब नदियां सैकड़ों वर्षों तक इसी प्रकार अपना अवसाद से मैदान का निर्माण करती हैं, तो इसी प्रक्रिया में वो नदियां जो है खादर प्रदेश के बाद समुद्र के अंदर भी इस प्रकार से मैटर डाल डाल के, और समुद्र से भी धीरे धीरे वहां पर एक प्रकार का लैंड पार्ट प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखना, ये जो पार्ट है इसी को हम कहेंगे डेल्टा, या आप एकदम इजी भाषा में कह सकते हो कि खादर प्रदेश के विस्तार को, खादर प्रदेश के विस्तार को डेल्टा कहते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, आपको पता होगा दोस्तों, जो बांग्लादेश वाला इलाका है, बांग्लादेश, ये पूरा गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा भी बना हुआ है। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज द बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पॉइंट आपको दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है। दोस्तों आज पूरी क्लास हमारी जो है वो मैदान पर फोकस थी, मैदान से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नव भारत निर्माण आपके लिए बहुत बेहतरीन मैटर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।